हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री हरिराज क्लासेस। आज की इस क्लासेस में हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है अर्थात वर्गीकरण के बारे में देख लेंगे। पृथ्वी पे जितने भी जीव पाए जाते हैं उनमें क्या क्या लक्षण है और उन लक्षणों के आधार पे हम किस तरह से उनको वर्गीकृत करते हैं उसके बारे में देखेंगे। क्या क्या आधार है और किस बेस पे हम किसी भी जीव का वर्गीकरण करते हैं उसको करते हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि जो वर्गीकरण है वो क्या होता है। वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन देखिए, जो वर्गीकरण होता है पहला तो इसका मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी हमारा अध्ययन करना है, जो भी आप स्टडी करते हो वो एक सिस्टमैटिक होनी चाहिए। एक सीक्वेंस में आप अगर उसको स्टडी करते हो तो वही हमारा वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन का मेन मतलब ही होता है आपका सिस्टमैटिक स्टडी, सिस्टमैटिक स्टडी, ठीक है। मतलब आप जो है अगर वर्गीकरण कर रहे हो तो एक क्रमबद्ध में होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए और वो यूनिवर्सलाइज्ड होना चाहिए, लोगों के लिए आसानी हो कि आप उसको किस तरह से समझ सकते हैं या आप अपनी बातों को लोगों के तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसी के ही बेस पे आप वर्गीकरण करते हैं। अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण के आधार पे हम किसी भी जीव को आसानी से समझ सकते हैं, उनके क्या क्या लक्षण हैं, उनसे क्या क्या फायदे होने वाले हैं, उन सब के बारे में हम देख सकते हैं। वर्गीकरण का जो कॉन्सेप्ट था सबसे पहले यूनान के वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिनका बहुत ही फेमस नाम है अरस्तु या अरिस्टोटल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि किसी भी जीव को अगर आपको वर्गीकृत करना है या आप उनको जो है कई भागों में बांटते हैं, समूह में बांटते हैं, तो उनके लिए उन्होंने वास स्थान का मेन कॉन्सेप्ट रखा कि अगर हम उनके स्थान, स्थल और जो है रहन सहन के बेस पे देखें तो उनको हम आधार वर्गीकृत कर सकते हैं। तो अरस्तु ने जीवों को उनके स्थान के आधार पर, स्थल और स्थान के आधार पर रखा। तो जिस तरह से कुछ समुद्री जीव जैसे आपका ऑक्टोपस हो गया, हिप्पोकैम्पस हो गया, वेल मछली हो गई, शार्क हो गया, तो इसके आधार पर उन्होंने बताया कि ये सब क्या है, समुद्र में पाए जाने वाले हैं, इसलिए इनको जो है समुद्री जीव कहा गया। कि फिर इन्होंने ये भी कॉन्सेप्ट दिया कि इन सभी जीवों को हम अगर अलग अलग वर्गीकृत करें तो ये ज्यादा उचित नहीं होगा, ये काफी समस्या प्रदान कर सकता है। ये एक्चुअली उनमें पहली बार था तो इसलिए उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन जब आधुनिक समय आया, ठीक है, आधुनिक समय का जो वर्गीकरण था तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट बनाए गए और उसी कॉन्सेप्ट के मतलब उसी आधार के ही बेस पे जो है जंतुओं का वर्गीकरण किया गया, ठीक है। तो अगर हम यूं कहें कि क्लासिफिकेशन का जो बेस देखें, वर्गीकरण का हम आधार की बात करें, वर्गीकरण का आधार तो जीवों को वर्गीकृत करने के लिए जो सबसे पहला आधार था, आधुनिक जो आधार है, सबसे फर्स्ट कि उनकी कोशिका की संरचना कैसी होनी चाहिए, कोशिका संरचना, ठीक है, यानी सेल स्ट्रक्चर उनका कैसा है। किसी भी जीवों को वर्गीकृत करने के लिए सबसे पहला जो लक्षण होना चाहिए वो उसके सेल के बेस पे होता है कि उसकी सेल कैसी है, अर्थात कोशिका कैसी है। तो हम लोगों ने पहले से ही पढ़ा है कि जितनी भी कोशिका होती है हमारी दो प्रकार की होती है, पहली प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, यानी ये दो कोशिकाएं थी और इन्हीं कोशिका के ही आधार पे हम क्या करते हैं, जीवों को वर्गीकृत करते हैं। यानी अगर आपको पहला कॉन्सेप्ट ये रखना है कि आप वर्गीकृत करना चाहते हैं, उनको क्लासिफाइड करना चाहते हैं, तो फर्स्ट कैरेक्टर आप देखोगे कि उसकी जो सेल है, उस जीव का सेल स्ट्रक्चर कैसा है, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के द्वारा बना हुआ है या यूकैरियोटिक सेल्स के द्वारा। प्रोकैरियोटिक में ये होता है कि इनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है, अर्थात केंद्रक झिल्ली क्या होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। बाकी अदर जो मुख्य आर्गन है, झिल्ली युक्त आर्गन यानी मेम्ब्रेन युक्त जो भी सेल्स आर्गन है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है। बट जो यूकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स में जितने भी वेल डेवलप्ड आर्गन्स हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और डीएनए, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं।
अब मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो हायर एनिमल्स में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स का अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आपका ब्लू ग्रीन एल्गी अर्थात नीली हरी शैवाल इसको बोलते हैं, ठीक है, नीली हरी शैवाल और बैक्टीरिया, ये क्या है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, अगर हम इसमें आपने क्लासिफिकेशन में देखा होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. विटेकर के द्वारा प्रपोज किया गया था, तो इन्होंने 5 किंगडम बनाए थे, इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 किंगडम्स के आधार पर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। तो उन्होंने यही रखा था कि भाई हम सेल्स के स्ट्रक्चर पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा जीव किस ग्रुप पे होगा, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, तो जो पहला बेस था वर्गीकरण का, जो आधार था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो पहला ये हो गया कि आपका जो है सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा, यानी कोशिका संरचना। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कि उनका जो न्यूट्रिशन होगा वो कैसा होगा, अर्थात पोषण उसमें कैसा होगा, ठीक है। देखिए सभी जीव जितने भी पाए जाते हैं पृथ्वी पे, उनको जो है जीवित रहने के लिए भोजन की अति आवश्यकता होती है, और हर एक प्राणी में, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, चाहे वो जो है बड़े वाले जीव हो, चाहे कार्डिड्स हो, चाहे नॉन कार्डिड्स हो या इन्वर्टिब्रेट्स हो, सब में क्या होता है न्यूट्रिशन होता है, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सब में अपना जो न्यूट्रिशन पोषण का जो मेथड है वो सब अलग अलग होता है। अगर मेजर क्राइटेरिया के बेस पे देखें तो जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है, जिसमें पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा आपका हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है, या हम इसको बोलते हैं स्वपोषी या स्वपोषण, और दूसरा आपका परपोषण, ठीक है। तो देखो स्वपोषण में क्या होता है, जितने भी प्लांट्स आते हैं मोस्टली क्या होते हैं, वो स्वपोषी होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल के आधार पे क्या करते हैं, अपना ये सनलाइट की प्रेजेंस में भोजन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बट जो हेटेरोट्रॉफिक्स है, परपोषण जिनमें होता है, जो मोस्टली क्या जितने भी एनिमल्स हैं वो सब हमारे क्या है, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। तो उनमें क्या ये भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो इस बेस पे भी हम जंतुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब अगर इस ऑटोट्रॉफिक में भी देखें तो कुछ डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया लाइक कीमोसिंथेटिक, सल्फर कंटेनिंग, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, तो उनका वो अपना अलग कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ जो हेटेरोट्रॉफिक में देखें, हेटेरोट्रॉफिक में भी आपका कुछ ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स एंड हार्बीवोर्स, ठीक है, तो उनके भी आधार पे हम जंतुओं को क्लासिफाइड करते हैं। देन आते हैं सेकेंड थर्ड पॉइंट जो है आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनका शारीरिक संगठन कैसा है, शारीरिक संगठन, ठीक है। अब देखो जंतुओं के अपने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी अपने अलग अलग होते हैं। शुरुआत में अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक ये तो हमने सेल से बेस पे देखा। दूसरी बात देखें तो जो जीव है कुछ हमारे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, मतलब एक कोश की और बहुकोश की। यूनिसेलुलर क्या, एक कोश की और बहुकोश की। तो अगर जीवों का भी स्ट्रक्चर देखें हम तो बहुत से जीव ऐसे हैं जो एक कोश की होते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल, जैसे आपका क्या है अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, सिंगल सेलुलर होते हैं, एक कोश की होते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो सारा फंक्शंस क्या होता है, एक ही सेल्स में सारा प्रोसेस हो जाता है, सारी प्रक्रिया हो जाती है। उसके बाद अगर दूसरे एनिमल्स की बात करें या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टी सेलुलर्स भी होते हैं, उनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो वो भी क्या होते हैं, अपने अलग अलग बेस पे फंक्शंस करते हैं। जैसे बहुत सारी कोशिकाएं अपना मिलके एक जो है टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी, फिर टिश्यू मिलके टिश्यू सिस्टम, फिर जो है किसी ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, देन ऑर्गन सिस्टम, और लास्ट में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। तो
इस बेस पे भी हम किसी भी एनिमल्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में रखा जा सकता है या हम किस फाइलम में उसको रखें, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से सभी फाइलम्स के बारे में पढ़ोगे तो मोस्टली फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, एस्केलमेंथीज, प्लेटीहेलमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा एंड कार्डेटा, ये सारी चीजें आप उसकी डिटेल्स में पढ़ते हो। लेकिन अगर उन सबको भी क्लासिफाइड किया गया है तो इन्हीं बेसिस के ही आधार पे किया गया है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। देखिए नेक्स्ट अब जो अगला जो प्रोसेस है आपका कि उनका जो है बॉडी वर्किंग के बेस पे, यानी शारीरिक जो क्रिया करने की विधि है, ठीक है, हम फोर्थ इस पे ले सकते हैं बॉडी फंक्शंस के बेस पे, बॉडी फंक्शंस, ठीक है, शारीरिक क्रिया, शारीरिक क्रिया। अब देखो अगर इसमें देखें तो कुछ जो हमारे प्रोकैरियोटिक एनिमल्स हैं, प्रोकैरियोटिक नहीं यूकैरियोटिक सेल्स में ही देखें, लाइक अमीबा है, तो अमीबा में स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, अर्थात जिसे हम फूड पाथ बोलते हैं या झूठे पैर, ये बनते और बिगड़ते रहते हैं, ठीक है। सिंगल सेल्युलर एनिमल्स होता है, इनमें जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे सिंगल सेल्स के बेस पे कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है इनके बॉडी में, और ये कुछ समय के लिए रहते हैं और फिर जो है खत्म हो जाते, डिसअपियर हो जाते हैं, इसलिए इनको स्यूडोपोडिया की भी कैटेगरी में रखा गया है। और अदर हम एनिमल्स की बात करें, जैसे इनमें क्या जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट वो स्यूडोपोड्स के द्वारा होता है, स्यूडोपोड्स, ठीक है। बट अदर एनिमल्स में देखें या लाइक ह्यूमन में ही देख लें हम, तो ह्यूमन में क्या होता है कि लेग्स पाई जाती हैं, यानी चलने के लिए इनके पैर हैं, किसी भी वस्तुओं को पकड़ने के लिए इनमें हैंड का फॉर्मेशन होता है। बाकी अदर भी टेट्रापोड्स एनिमल्स की बात करेंगे तो चार पैर वाले जंतु जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इनमें क्या है चार के चारों पैर यूज किए जाते हैं चलने में। बट ह्यूमन की कैटेगरी में क्या, दो जो अग्र पैर हैं, ठीक है, हिंड लिम्ब एंड फॉर लिम्ब। तो हिंड लिम्स क्या होते हैं, चलने में यूज होते हैं, बाकी फॉर लिम्स क्या है, वस्तुओं को पकड़ने में यूज होते हैं। तो इस तरह से ये आपकी जो है बेस है, इसके ही आधार पे किसी भी जीवों का वर्गीकरण आसानी से किया जा सकता है, और सबसे पहले हम इन्हीं बेसिस के ही आधार पे हम उनका वर्गीकरण करते हैं, और जैसे जैसे कैरेक्टर्स उनके मिलते जाते हैं उस ग्रुप के आधार पे हम उनको अलग अलग कैटेगरी में रखते चले जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, बाकी के नेक्स्ट जो क्लासेस होगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जो है आपने चैनल को अगर श्री हरिराज क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जो है प्रेस करें। थैंक यू।